हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पाठ प्रथम के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनु का अध्ययन करेंगे। आज हम मनु का जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनु ने राज्य के जो स्वरूप का जो वर्णन किया है वो सवयव स्वरूप का वर्णन किया है। यानी राज्य के संदर्भ में मनु का जो सिद्धांत है वो सवयव है। जिस तरह शरीर और उसके अंगों में जो आपस में संबंध पाया जाता है उसी तरह ये सिद्धांत मानता है कि राज्य और उसके जो अंग होते हैं उन्हीं में भी आपस में उसी तरह का संबंध पाए जाते हैं। जैसे शरीर के अगर किसी अंग को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसी तरह सवयव सिद्धांत में भी ये माना जाता है कि राज्य के किसी अंग के अलग हो जाने पर उस अंग का कोई महत्व नहीं रहता है। मनु ने राज्य के लिए जो घटक हैं उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं: स्वामी, अमात्य या मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। ये जो 7 प्रकृतियां हैं वो राज्य की मनु के अनुसार बताई गई हैं। पहली है वह इन 7 प्रकृतियों में स्वामी या राजा। मनु ने जो राज्य का जो राजा है उसको स्वामी की संज्ञा दी है। मनु के अनुसार राजा को नैतिक गुणों से युक्त, प्रशासनिक क्षमता व दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा ही राज्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि वही राज्य के प्रति अपने दायित्वों को संपन्न कर सकता है। तो मनु ने राजा के लिए ये योग्यताएं, ये क्षमताएं उसमें आवश्यक मानी है। राज्य का जो दूसरी प्रकृति है वो मंत्री। राज्य की प्रकृतियों में मंत्रियों को स्थान देकर मनु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जो शक्ति है वो राजा की स्वयं की अकेले की शक्ति नहीं है, बल्कि एक संस्थागत शक्ति है। राजा के पास जो शक्ति है वो एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग वह मंत्रियों के सलाह या परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। तो मनु के अनुसार राज्य का जो कार्य है वो कुशल मंत्रियों के बिना चलाया नहीं जा सकता। शासन की शक्ति है वो राजा की निजी शक्ति नहीं है। यानी मनु ने जो राजा की जो शक्ति मानी है वो एक संस्थागत शक्ति मानी है, जिसमें राजा मंत्रियों की सहायता या उनके परामर्श के आधार पे उस शक्ति का प्रयोग करता है, जिसका प्रयोग वह सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने जो मंत्री पद के लिए भी अनेक प्रकार की योग्यताएं का वर्णन बताया गया है कि ये मंत्रियों में योग्यता होनी चाहिए, उन्हीं को मंत्री व नियुक्त करने के पक्ष में है। राज्य की जो तीसरी प्रकृति है पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी है जो भलीभांति सुरक्षित हो। मनु ने राज्य के लिए एक सुरक्षित राजधानी की आवश्यकता बताई है। मनु ने कई प्रकार की जो दुर्ग हैं उनकी श्रेणियां बताई हैं कि दुर्गों के अनेक प्रकार बताए हैं, जैसे धनवंत दुर्ग है, मही दुर्ग है, जल दुर्ग जो जल के द्वारा चारों ओर से गिरा हुआ हो, वृक्ष दुर्ग है यानी जो वनों या जंगलों में स्थित दुर्ग होता है, मनुष्य दुर्ग है, गिरी दुर्ग है जो पहाड़ पे है। इस तरह मनु ने जो दुर्ग हैं उनकी अनेक श्रेणियां बताई हैं और राज्य के पास आवश्यकता के अनुसार ये दुर्ग है, इनका निर्माण है और राजा को करना चाहिए, जिससे कि संकट की परिस्थितियों में वह इनका प्रयोग कर सके, वह अपने राज्य को सुरक्षित रख सके। अगले जो राज्य की प्रकृति है वो राज्य। मनु ने राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का वर्णन करके एक भ्रम पैदा किया है, किंतु यहाँ पे जो राज्य का प्रयोग मनु के द्वारा किया गया है वह जनपद के अर्थ में किया गया है। यानी मनु के अनुसार राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली समस्त भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को उन्होंने राज्य के अंतर्गत स्वीकार किया है। कौटिल्य ने भी जो राज्य या जो जनपद है उसमें जो राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता है उनको सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे राज्य का जो अर्थ है या जो राज्य की जो प्रकृति के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है कि राज्य की सीमाओं में स्थित भूमि और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या को यहाँ पे राज्य कहा गया है। अगली जो राज्य की प्रकृति है या राज्य का जो अंग है वह है कोष। मनु ने माना है कि शासन के पास जो एकत्रित धन है उसको कोष कहा गया है मनु ने।
मनु ने माना कि राज्य के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा व कल्याण के कार्य कर सकता है, क्योंकि अगर मान लो राज्य के पास कोष या धन नहीं रहेगा तो जो प्रजा की रक्षा और जो कल्याण के जो कार्य हैं वो राज्य के द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। इस तरह मनु ने माना है कि राज्य के पास समुचित मात्रा में कोष होने चाहिए, जिससे कि वह जनता के कल्याण और जो रक्षा के कार्य हैं वो भली भांति कर सके। अगला जो राज्य की प्रकृति है वो दंड या सेना। सेना को मनु राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। मनु ने ध्रुव की तरह सेना के भी अनेक अंगों का वर्णन किया है, जैसे हस्ती सेना हाथियों वाली, रथ सेना, अश्व सेना जो घोड़ों की सेना है, जल सेना और पदाती सेना पैदल सेना। तो मनु ने राज्य की जो सेना है इसमें इन अंगों का उल्लेख किया है और राज्य ये कहा है कि सेना के सभी अंगों को जो भी यानी प्रत्येक प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की जो सेना है इन सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। मनु ने माना है कि अगर मान लो राज्य की पास समुचित मात्रा में सेना होगी और सुदृढ़ होगी तो कोई भी जो अन्य राज्य है वो आक्रमण करने की उस पर नहीं सोचेगा। अगली जो राज्य की प्रकृति है मनु ने वह है मित्र। मनु ने मित्रता को राज्य का जो आवश्यक अंग स्वीकार करके इस बात की ओर संकेत किया है कि कोई भी राज्य है वो शून्य में नहीं रहता, यानी कोई भी जो राज्य होता है उसको अन्य राज्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं। इस तरह कोई भी राज्य शून्य या अकेले में रह नहीं सकता। दूसरा है कि राज्य को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि उनके अन्य राज्यों से संबंध मित्रतापूर्ण रहें। तो मनु ने भी माना है कि राज्य को अन्य अपने पड़ोसी और जो अन्य राज्य हैं उनसे मैत्रीतापूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, जिससे कि वो बिना किसी काम के युद्ध के या झगड़ों में न पड़े। वास्तव में मनु का जो साप्तांग सिद्धांत है हम उसको राज्य की जो प्रकृति है उसको समझने का पूर्ण आधार नहीं मान सकते हैं, बल्कि राज्य का जो साप्तांग सिद्धांत है मनु का उसमें राज्य की गतिविधियों और उनकी जो संरचना है उसको समझने वाले साधनों या उनके संचालन के लिए जो आवश्यक साधन है उनके रूप में देख सकते हैं। मनु ने माना है कि जो ये 7 प्रकृतियां हैं इस प्रत्येक प्रकृति को उन्होंने उसके पश्चात दी हुई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। तो मनु ने जो ये 7 प्रकृति है इनका तुलनात्मक विवेचन किया है कि प्रत्येक जो प्रकृति है वो उसके बाद या उसके पश्चात दी हुई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य की प्रकृतियों की तुलना के में वरीयता का निर्धारण करते हुए मनु ने सभी प्रकृतियों को यानी राज्य ने पारस्परिक रूप से उच्च प्रकृति जो पहले जो उसका उल्लेख है उसको अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए भी वह उनकी पारस्परिकता मानता है कि जो सभी प्रकृतियां वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, कि त्रिदंड के समान परस्पर संबंध होने के कारण समस्त प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है तथा प्रत्येक प्रकृति का राज्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि जिस कार्य की सिद्धि किसी प्रकृति विशेष से हो, मान लो जिस कोई भी कार्य है वो किसी प्रकृति विशेष से सिद्ध अगर होता है तो उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। यानी कोई कार्य अगर वहाँ किसी प्रकृति से उसका संभव होता है या उसके पूरा होता है तो उस कार्य के संदर्भ में उस प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। इस तरह मनु का जो राज्य का साप्तांग सिद्धांत है उनमें राज्य के उन्होंने 7 अंग बताए हैं। उन अंगों का उन्होंने तुलनात्मक विवेचन करते हुए ये बताया है कि सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं और किसी न किसी अंग का सभी जो राज्य के लिए जो सभी अंग हैं वो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।